नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी जियोग्राफी की क्लास। इससे पहले जियोग्राफी की क्लासेस में आपने अक्षांश रेखाओं को अच्छे से पढ़ा था। इस क्लास में हम देशांतर रेखाओं पर बात करेंगे और यह समझेंगे कि किस प्रकार जो है देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाओं के बारे में जिससे आपने देख लिया था कि पूरा हमने उसके डिटेल में सारी चर्चा की थी। उसी तरीके से हम देशांतर रेखाओं को भी समझेंगे, चित्र पे समझेंगे और ढंग से पूरी बात आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। नोट्स में बाकायदा लिख करके लेके आया हूँ, आप उसको देख सकते हैं और नोट्स भी आप साथ में बनाते हुए चलिए। तो जो पीडीएफ आपको पीछे दिख रहा है, ये पीडीएफ भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। हम उसका सिस्टम बना रहे हैं कि कैसे आपको पीडीएफ दिलवा सकें। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं भी एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, हम अपनी सुविधा के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने विज्ञान के रिसर्च के लिए उसे अपने कागजों में तैयार करते हैं। पृथ्वी पर कहीं कोई रेखा नहीं खींची हुई है। आपने कहीं देखा नहीं होगा कि जमीन पर अक्षांश रेखा खींची है, जमीन पर देशांतर रेखा खींची है। भाई आपके भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, शॉर्टकट है रखने का। तो उनमें से किसी भी स्टेट में जाकर के आप देखिए कि अक्षांश रेखा आपको दिखती है क्या पृथ्वी पर? नहीं दिखेगी, क्योंकि अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा पृथ्वी पर नहीं खींची गई है। वो हमने अपने कापियों पर, अपने ग्राफिक्स पर बनाया है, ताकि हम पृथ्वी का जो पूरा क्षेत्रफल हमने पता कर लिया, उसको ग्राफिक्स बना करके स्थानों का पता हम लगा सकें। ठीक है, तो ये प्रकार से ये सब जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक है और हमने उसे अपनी सुविधा के लिए बनाया है। ठीक है, तो देखते हैं देशांतर रेखा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। पहले चित्र पर बात कर लेंगे, उसके बाद में जो थ्योरी लिखी हुई है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र की ओर चलते हैं और आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि बात आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है। ठीक है, और उस प्यारी सी पृथ्वी में आपको घनघोर लाइनें दिख रही हैं। तो इन घनघोर लाइनों में जो इस प्रकार की लाइनें हैं, यानी कि जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, इनकी बात हमने कर ली थी। ये जो 0 डिग्री पड़ी हुई रेखा है, इसको इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इनके समांतर जितनी भी रेखाएं होती है, अक्षांश रेखा होती है, इनकी डिटेल में चर्चा हमने कर ली है। हमको अब बात करना है इन खड़ी रेखाओं की। जो रेखाएं ये खड़ी हुई हैं, इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। हमें इनकी चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ये एक तरीके से क्या है? एक तरीके से अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। अब यहाँ पर एक मूल प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा होगा कि जैसे आपने इक्वेटर को जो है केंद्र बिंदु मान करके उसके ऊपर की अक्षांश रेखाएं पढ़ाई थी और उसके नीचे की अक्षांश रेखाएं पढ़ाई थी, तो उसी प्रकार क्या देशांतर रेखाओं में भी होता है? तो भाई साहब बिल्कुल होता है। ठीक है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके बाईं ओर की जितनी रेखाएं होती हैं वो पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा इसी बीच में कहीं आती है। ठीक है, वो जो उसका एक 3D चित्र है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उसके बाईं ओर की जितनी भी रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। और उसके दाईं ओर की जितनी भी रेखाएं होती हैं वो पूर्वी देशांतर की रेखाएं होती हैं। तो 0 डिग्री है वो आपके ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरता है। ठीक है, उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। वो एकदम इसे बीचों बीच में गुजरती है और किस महासागर से गुजरती है? अटलांटिक महासागर से। बीच बीच में ना पीसेस वाला क्वेश्चन बताना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे गुरुजी पता नहीं कि पढ़ा के क्या चले गए, पेपर में कुछ आया ही नहीं। तो पीसीएस के पेपर में क्या पूछा जाएगा कि जो आपकी ये रेखा, यानी कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो किस महासागर से गुजरती है? तो अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपने चित्र में देख लिया। अब चलते हैं थ्योरी की ओर कि थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, उसके बारे में क्या जानना है। ठीक है, तो थ्योरी की ओर हम चलते हैं। देशांतर रेखाएं जो आपकी होती हैं, ये उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर होती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा परिभाषाओं से प्रेम है, वो परिभाषा के रूप में उसे याद कर सकते हैं।
हम लोग जब सुबह बचपन में पढ़ाई किया करते थे 9th और 10th में, जब मैं था मुझे याद है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते थे जो परिभाषाओं के कीड़ा होते थे। कोई भी चीज़ सर ने मुझसे बोला, सर इसकी परिभाषा क्या होगा, सर इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो कई लोगों में वो क्यूरियोसिटी होता है कि हर चीज़ का डिफिनेशन उनको चाहिए। जिन लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी है, अच्छी बात तो होनी चाहिए। आप हर चीज़ के बारे में गहराई से जानें, ये आतुरता तो आपको होनी चाहिए। तो जो परिभाषा वाले बंदे हैं ना, वो फटाफट उसको नोट करेंगे कि उत्तरी दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मतदान रेखा से पूर्व या पश्चिम में खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। यह रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। मैंने आपको बताया था कि यह रेखाएं क्या होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। अभी चित्र में भी आपको दिखाया था। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश वृत्त कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आप में एक वृत्त होती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो वृत्त नहीं होती हैं, वो अर्धवृत्त होती हैं, वो पूरी वृत्त नहीं होती है। ठीक है, चित्र से आप उस चीज़ को समझ पाए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं फिर से चित्र आपको दिखाता हूँ, आप उसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर चित्र में आप देख पाएंगे इसको कि ये अर्धवृत्त क्यों है। देखिए आपको, ये चूंकि पृथ्वी गोल है, आप भी जानते हैं इसको, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं ये ऐसे चलती हैं और पृथ्वी से दूसरी, जो उसका दूसरा पार्ट है उधर घूम के फिर आके मिल जाती हैं, इसीलिए वृत्ताकार होती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो यहाँ 0 डिग्री से, जो ये नॉर्थ पोल है और जो नीचे साउथ पोल है, इनसे आकर के इस प्रकार से मिलती हैं। ठीक है, तो अगर ये इस प्रकार से होती, यानी कि ये पूरा जाकर के घूम जाती, तो क्या हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती। लेकिन पूरा ये नहीं घूमती हैं, केवल ये इतनी पर आकर के रुक जाती हैं, तो क्या होगा, ये अर्धवृत्त होती है। क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को याद करने के लिए बार बार किताब खोलने की जरूरत नहीं है, आपको चित्र में जो है देखना होता है। और जो चित्रात्मक पढ़ाई होती है बहुत ही कमाल की होती है, बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने में, और बहुत लंबे समय तक वो याद भी रहता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर पहली चीज ये समझ पाए, जो अभी सिद्धांत में आपने देखा था कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं, और इस चीज को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर से सिद्धांत पर चलते हैं, और उसके बाद में फिर चित्र पर आऊंगा। जैसे ही वहां पर कुछ समझाता हूँ, उसके बाद में उसका चित्र मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आगे देखते हैं। इन रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होते हुए ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो पहला चीज आपने क्या देखा था कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। उसके बाद में आपने क्या देखा था, दूसरी सिद्धांत आपने क्या देखी कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो घटती हुई चली जाती है। अब चित्र से याद कर लीजिए, किताब में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर बहुत ही क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। जो खड़ी हुई रेखाएं हैं ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। तो आप बहुत ही सिंपल इस चीज को समझ पाएंगे कि विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा है। जैसे जैसे आप जो है ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती चली जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आकर के सब मिल गई, क्योंकि ये एक अर्धवृत्ताकार है और इस प्रकार की संरचना होने के कारण इनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, जबकि आपने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, आपने देख पाएंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके गैप में कोई कमी नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी घटती घटती 0 पर आकर के मिल जाती है, यानी कि ये कभी समांतर नहीं होते हैं, ये समांतर नहीं होते हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो ये जो विषुवत रेखा है वहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक और ध्रुवों पर क्या होती है, कम होती हुई चली जाती है। ठीक है, तो अगले थ्योरी को भी आप चित्र से समझ गए। अब उसके आगे बात करते हैं। अक्षांश वृत्तों की विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बहुत सही। ठीक है, अब इसको भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखिए, आप चित्र में फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। क्या कहा गया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयों में अंतर होता है। बहुत ही सिंपल सी बात, आपने कभी बॉल देखा होगा, क्रिकेट खेले कि नहीं खेले, तो क्रिकेट का बॉल अगर आप लेंगे अपने हाथ में और उसमें चित्र बनाएंगे, सॉरी उसमें लाइन खींचेंगे, तो जो आपको बीचों बीच की जो लाइन है ना वो सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो त्रिज्या कम होती चली जाती है ऊपर जाने पर, तो क्या होगा, वो जो वृत्त है ना वो छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ही तय करती है कि उसका क्षेत्रफल कितना होता है।
तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं तो वृत्त जो अक्षांशीय वृत्त है उसकी त्रिज्या कम होती चली जाती है, अतः क्या होगा कि उसका जो परिधि है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देशांतर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। देशांतर में आप देख पाएंगे कि सभी देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं। आप देख पाएंगे कि सभी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, चाहे वो विषुवत रेखा के ऊपर गुजरने वाली देशांतर रेखा हो या ध्रुवों के पास गुजरने वाली रेखा हो, ये सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सभी अर्धवृत्त होती है और सभी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं में केवल एक अक्षांश रेखा, इसे आप इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, केवल वही पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है वो प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। चलिए फिर से थ्योरी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि थ्योरी में और क्या है। आगे देखेंगे आप, देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई के कारण सभी देशों में लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर गणना करना शुरू किया। इससे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, या जियो देशांतर को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये बात शुरुआत में मैंने आपको बताई, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। चूंकि अभी आप आगे उस चीज को पढ़ेंगे कि समय का और तिथि का निर्धारण देशांतर के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, देशांतर के आधार पर होता है। तो कोई देश किसी देशांतर पर स्थित है, कोई दूसरा देश दूसरे देशांतर पर स्थित है। अब चूंकि देश का एक दूसरे से संबंध है, जैसे भारत को अगर पश्चिम की ओर जाना है तो पाकिस्तान के हवाई उसका इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है। पाकिस्तान को अगर पूरब की ओर निकलना है तो इंडिया के हवाई रूट से जाना ही जाना होता है। ऐसे में क्या है कि पूरी दुनिया को एक दूसरे की मदद की जरूरत है। ऐसे में आपको ये समझना है कि अगर हवा में मदद की जरूरत है तो जमीन पर भी मदद की जरूरत होगी। तो इसलिए जो समय है ना वो एक मानक होना चाहिए, नहीं तो देशांतर अलग अलग होने के कारण अगर समय अलग अलग हो गया और आपने देखा कि पाकिस्तान में जो टाइम हो रहा है वो वर्तमान में 10 बज रहा है और उसी समय इंडिया में और अरुणाचल प्रदेश में 12 या 1 बज रहा होगा। ऐसे में उन दोनों के समय में क्लेश होने जो है अंतर होने के कारण, डिफरेंशिएट होने के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं, या चीज़ें कैसे समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, इसलिए एक नियम बनाया गया। और वो नियम क्या बनाया गया कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रधान मध्याह्न रेखा होगी और उसी के आधार पर सबका समय निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे टाइम डिसाइड होता है, देशांतर किस प्रकार टाइम डिसाइड करते हैं, इसकी चर्चा तो हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो यहाँ पर बात लिखी हुई थी कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है और उसे प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया, उसके 180 डिग्री जो है दाईं ओर जब आप जाते हैं तो आपको पूर्वी देशांतर मिलता है और बाईं ओर पश्चिमी देशांतर मिलता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि पूर्वी 180 और पश्चिमी 180 एक ही देशांतर है, दो देशांतर नहीं है, ठीक है। तो जब आप उसको पार कर जाते हैं तो एक दिन आगे या एक दिन पीछे हो जाते हैं। उस पर भी हम आगे जो है अगली क्लास होगी उसमें बात करेंगे कि किस प्रकार समय आगे बढ़ता है, ठीक है। थियरी में जो आखिरी लाइन है उसको देख लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। किस पर काटती है, समकोण पर काटती है। अब यहाँ पर इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, देखिएगा चित्रण फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पर हर जगह इस चीज़ को देख सकते हैं। चित्र से देखिए ना, सब कुछ दिखता है और चित्रात्मक पढ़ाई जल्दी आप भूलते भी नहीं। तो इस प्रकार देशांतर रेखाओं को आपने पढ़ा। जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको यह समझाऊंगा कि देशांतर से किस प्रकार समय डिसाइड होता है। देशांतर व समय ये हमारा अगला टॉपिक होगा। तो कल की क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे कि देशांतर से समय निर्धारित कैसे होता है। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय को बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।